स्टूडेंट, तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें हमारा एक लेक्चर हो गया था। ठीक है, तो आज उसका सेकंड लेक्चर है। तो आज हम देखेंगे कि जो आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो कि स्टैंड पर आपको वैल्यूज शो करता है। तो उसमें जो आपका नेडल होता है किसी मीटर के ऊपर या फिर किसी पैमाने के ऊपर, वो किसी फोर्स के कारण मूव करता है। ठीक है, तो वही हम देखने वाले कि कौन सा फोर्स होता है जिसके कारण वो मूव करता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका फोर्स एक्टिंग इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो जो कौन कौन से फोर्स है वो, ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्सेस एक्टिंग इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जो आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक, उसमें मुख्यतः जो आपका फोर्स होता है, फिर हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, जो फोर्स आपका उसको घुमाने के लिए जो आपका मान लो कि मीटर है, ठीक है, तो इसमें जो आपका ये निडल होगा ना, ये आपका क्या है, निडल है, तो इसको रोटेट कराना है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए। ठीक है, तो इसको रोटेट कराना है तो एक टॉर्क घुमाओ बल, ठीक है, हमें उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 टाइप के या फिर 3 टाइप के आपके क्या होते हैं, टॉर्क यूज होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं। पहला जो टॉर्क होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो एक ऐसा फोर्स, ठीक है, जो आपकी ड्रिल को क्या करे, यहां पर से उसको हिला करके, ठीक है, यहां से उसको उठा करके उस जगह पर ले जाए जहां पर आपको जितना करंट आपके से फ्लो हो रहा है या फिर जितना वोल्टेज आपकी सर्किट है। कहने का मतलब इस निडल को इस पैमाने पे गति कराने के लिए या फिर रोटेट कराने के लिए जो फोर्स चाहिए तो कौन किसके द्वारा आता है, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के द्वारा। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण आपका जो पैमाना है या फिर जो स्केल है उसमें आपका ये जो निडल क्या करता है, मूव करता है। किसके कारण करता है, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, आपका जो मीटर है उसमें जो सुई है या फिर जो निडल है वो आपका मूव करता है। किसके कारण मूव करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण। ठीक है, और ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ये हम करंट की डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था थर्मल इफेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, हॉल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, ये आपके करंट के अलग अलग प्रभाव थे। तो उन प्रभाव के कारण हम ये टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से फोर्सेस या फिर कौन कौन से टॉर्क इस्तेमाल होते हैं, तो पहला टॉर्क कौन सा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम क्या होता है, आपके निडल को मूवमेंट करना, जो निडल है उसको मूव कराना आपके किसमें, स्केल पे। तो जो निडल होता है वो किसके कारण मूव करता है, स्केल पे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक, और ये प्रोड्यूस कैसे होता है टॉर्क, ये प्रोड्यूस होता है आपके विद्युत धारा के प्रभाव के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के डिफरेंट जो आपके प्रभाव हमने देखे थे स्टार्टिंग में, उनके कारण ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब दूसरा जो टॉर्क है वो है कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, मान लो ये आपका 2 एम्पियर है, ये आपका 5 एम्पियर है, ये आपका 10 एम्पियर है। ठीक है, तो मान लो आपके जो सर्किट में करंट कितना है, 5 एम्पियर है। तो इस कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का तो काम क्या हो गया, इस सुई को मूव कराना, ये जो निडल है, ये जो पॉइंटर है उसको मूवमेंट कराना, ठीक है, मूव कराना। लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या है, इसको उस जगह पर ले जाके रोकना। ठीक है, जैसे 5 एम्पियर का करंट है तो मूव तो करा दिया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने इस निडल को, अब इस निडल को कहां पर जाके रोकना है, 5 एम्पियर के वहां पर जाके रोकना है उसको। ठीक है, अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो आपका जो निडल है वो एकदम तेजी के साथ जाएगा और यहां इस कोने में जाके टकरा जाएगा या फिर टूट जाएगा आपका इक्विपमेंट। ठीक है, या फिर निडल टूट जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या होता है, आपका जो निडल है उसको उस स्थान पे रोकना जहां पर जितना करंट आपको मेजर करना है। मान लो आपके सर्किट में 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है,
तो आपका जो ये स्केल है या फिर पैमाना है, उसमें जहां पर 5 एम्पियर लिखा होगा ना, वहां पर जाके सुई ने रुकना है। तो किसके कारण? कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण। ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क के दो काम होते हैं। पहला काम है आपका निडल को वहां पर ले जाना या फिर वहां पर रोकना, जितना आपको करंट मेजर करना है। मान लो सर्किट में 5 एम्पियर का करंट हो रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो निडल वहां 10 एम्पियर के वहां पर जाके रुकेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो पहला काम है। दूसरा काम क्या है, जब आप इस मीटर को या फिर इस स्केल को क्या करोगे, सर्किट से हटा दोगे, तो ये इसी कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण वापस कहां पर आता है? जीरो पर आता है, जीरो जगह पर आएगा। ठीक है, जहां पर जीरो रीडिंग होगी ना, वरना ही वहीं पर रह जाएगा। फिर आप अगली बार मेजर करोगे तो फिर गलत दिखाएगा आपको। तो इस पॉइंटर ने, जो आपका पॉइंटर है जो मूव कर रहा है किस पे? आपके मीटर पे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क का दो काम होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा? उसको उस जगह पर रोकेगा जहां पर आपने मेजर करना, जितना करंट है वहां पर जाके रुकेगा। अब जब आप सर्किट से हटा दोगे इस मीटर को, तो कंट्रोलिंग टॉर्क का दूसरा काम है इसको वापस अपनी जगह पर लेके आना। किसका काम है? कंट्रोलिंग टॉर्क का। ठीक है, तो दो काम हो गए इसके। एक तो आपका पॉइंटर को रोकना, वहां पर जितना करंट आपने मेजर करना है उस जगह पर जाके रोक देगा। ठीक है, तो आपका पॉइंटर कहां पर रुकता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो, पॉइंटर उस जगह पर रुक जाएगा जहां पर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। या भी ऐसा कह सकते हो कि पॉइंटर जहां पर रुकता है, मान लो कि आपका जो वो है मीटर है, ये आपका एक मीटर है, फिर पैमाना है। ठीक है, ये बना लेते हैं हम। ठीक है, ये 0.0123 ये मीटर है, और ये इसमें एक निडल होता है। ठीक, जीरो पे। ठीक है, तो मान लो कि आपने सर्किट में कनेक्ट किया इसको, तो उसमें मान लो कि 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका निडल यहां पर जाके रुक जाएगा, 3 एम्पियर में जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण यहां पर रुकेगा। अब जब मैं इस सर्किट में से इसको हटा दूंगा, मतलब जिस सर्किट में मैंने इसको लगाया होगा उसमें से अगर मैं इसको हटा दूंगा, तो ये निडल वापस से कहां आ जाएगा? जीरो पर आ जाएगा, इसी कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण। ठीक है, लेकिन जब ये यहां पर रुका होगा इस 3 एम्पियर पे, ठीक है, मान लो कि आपके सर्किट में 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये निडल यहां पर आके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये कहां पर रुकता है? जहां पर आपका, या फिर जहां पर ये रुका होता है वहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, जब आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होगा जहां पर, वहीं पर ये निडल जाके रुकेगा। ठीक है, या ऐसा कह सकते हो कि मान लो आपका जो मीटर है वहां पे 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क दिया होगा, बोलेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, तो इस जगह पर आपका दोनों क्या होंगे? बराबर होगा। तो जिस पॉइंट पर आपका निडल रुका होता है उस जगह पर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होते हैं। ठीक है, कहीं पर भी जैसे आपने कोई एमीटर है उसको आपने सर्किट में कनेक्ट किया और उसने आपको दिखाया 10 एम्पियर का करंट, तो सुई कहां पर जाके रुकेगी? 10 एम्पियर पर। तो जहां पर वो रुकी होगी 10 एम्पियर पर, वहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक, तो ये आपका क्या था? कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, चलो इसी, अच्छा हाँ, एक और चीज इसी में देख लेते हैं, डैम्पिंग टॉर्क भी करते हैं। देखो, कंट्रोलिंग टॉर्क, देखो मैंने जैसे आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहा ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया। वैसे कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड आपका स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग के द्वारा, ठीक, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ना, ये मान लो इसको स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो हम स्प्रिंग की हेल्प से इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। अब वो कैसे प्रोड्यूस होता है फिर देखो, मान लो, ठीक, तो ये आपका है स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये अब मैंने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, ये स्केल है जिसमें आपका पॉइंटर मूव करेगा। ठीक है, ये है ज्वेल बियरिंग। ठीक है, जिसमें आपका, या फिर जिसमें आपका स्पिंडल एक रॉड टाइप की होती है, वो क्या करती है? रोटेट करती है। ठीक है, मतलब उसमें कनेक्ट होता है, सॉरी। ठीक है, जिसमें स्पिंडल क्या होता है? लगा होता है। ठीक हो गया। फिर अब देखो, अब क्या होगा कि ये आपका
जो पॉइंटर है वो आपका इस स्केल पे या फिर इस पैमाने पे क्या करता है, मूव करता है। किसके कारण मूव करता है, आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण। और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके कारण प्रोड्यूस होता है, आपका डिफरेंट आपके जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उसके इफेक्ट के कारण। ठीक है, ठीक है। फिर वो उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब आपका जो ये फिगर बना हुआ है इसमें क्या क्या है, आपके दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये स्प्रिंग, ठीक है, और ये बीच में क्या है, स्पिंडल है जिससे ये स्प्रिंग कनेक्ट है, और आपका जो पॉइंटर भी इसी स्पिंडल से कनेक्ट है। तो जब ये आपका पॉइंटर मूव करेगा तो उसमें क्या होता है, आपका ये स्प्रिंग क्या करता है, एक स्प्रिंग क्या होगा, कसेगा, और एक स्प्रिंग क्या करेगा, खुलेगा। तो जब ये मूव करता है ना तो उसमें एक स्प्रिंग में क्या होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी या फिर हमें कहते हैं स्थिर ऊर्जा, वो क्या होती है, कलेक्ट होती है या फिर एकत्र होती है। ठीक है, तो जब ये मूव करता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी होती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, आपका इसके मूवमेंट का अपोज करती है या फिर विरोध करती है। तो उसके कारण क्या होता है, आपका जो पॉइंटर है ना वो स्लो मूव करता है। ठीक है, धीरे धीरे आपका उस जगह पर पहुंचेगा जितना आपके सर्किट में करंट है या फिर वोल्टेज है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या है, इसको स्लो स्लो मूव कराना और वहां पर पहुंचाना। ठीक है, और वहां पर रोकना, पहुंचने के बाद रोकना। एक तो स्लो स्लो जा रहा है, ठीक है, किसके कारण, कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण, और ये वहां पर जाके उसको रोक देगा, उस पॉइंटर को उस जगह पर रोक देगा जितना आपने मेजर करना है, उस जगह पर आपका पॉइंटर रुक जाएगा। किसके कारण, इसी पोटेंशियल एनर्जी के कारण। ठीक है, मतलब ये उतनी पोटेंशियल एनर्जी पर्याप्त हो जाएगा या फिर उतना टॉर्क इनफ हो जाएगा जो आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब एक यहां से फोर्स लग रहा है, एक यहां से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो ये दोनों एक जगह से मूव नहीं करेंगे। मान लो, फिर एक एग्जांपल लेता हूं, एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां पर है, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जिस साइड से ज्यादा फोर्स लगेगा उसकी अपोजिट साइड वस्तु जाएगी। ठीक है, मान लो फिर से समझो आपको, देखो एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ठीक है, इसके बीच में आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दोनों इसमें फोर्स लगा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, जहां से ज्यादा फोर्स लगेगा ना उसकी अपोजिट साइड जाएगा। अगर ए ज्यादा फोर्स लगाता है तो ये बी की ओर जाएगा, अगर बी ज्यादा फोर्स लगाता है ये ए की साइड जाएगा ये ऑब्जेक्ट। अगर दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या रहेगा, मिडिल में रहेगा, रुक जाएगा। ठीक है, वही आपका यहां पर भी होता है। जो आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना, उसी कारण ही टॉर्क लग रहा है यहाँ पे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो क्या करता है, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, जिसके कारण ये मूव कर रहा है उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो वहां पर जाके रुक जाएगा ये। ठीक, जहां पर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और ये टॉर्क किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इस स्प्रिंग के कारण। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और स्प्रिंग में भी किससे प्रोड्यूस हो रहा है, इसके पोटेंशियल एनर्जी के कारण, क्योंकि हम स्प्रिंग को रोटेट करा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, एक तो खुला है, एक आपका कॉम्प्रेस मतलब वो हो रहा है। ठीक है, रोटेट होने पर ना एक क्या हो रहा है, कसते जा रहा है, और एक खुला है। तो जब कसते जाएगा तो उसमें क्या एनर्जी स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही एनर्जी क्या करता है, आपका इस पॉइंटर को धीरे धीरे मूव कराता है और वहां पर जाके रोक देता है, जहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी या फिर ये कंट्रोलिंग टॉर्क उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक, वहां पर जाके आपका पॉइंटर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी बातें हमने याद रखनी है। ठीक है, आपका जो ये स्प्रिंग है ये मेनली बनाया जाता है मोस्टली। ठीक है, जो दो स्प्रिंग है ये बनाया जाता है फॉस्फर ब्रॉन्ज का। ठीक है, मेनली इसका यूज करते हैं। अब इसका भी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है, इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, पहला जो इसका है कि ये नॉन मैग्नेटिक होता है, मतलब ये चुंबक नहीं बनता है ना। अगर ये चुंबक बन जाएगा तो फिर ये और चीजों को आकर्षित करेगा, मतलब ये आपके रीडिंग को डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए जो आप स्प्रिंग यूज करोगे उसकी खासियत क्या होनी चाहिए, वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें से करंट भी फ्लो कराते हैं। तो इसका अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर आपका लॉस होगा ना। तो इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना वो क्या होना चाहिए, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध कम होना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आपने कौन सा यूज करना है, नॉर्मली हम यूज करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज का हम स्प्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है,
क्या करने के लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, मान लो ये निडल यहां पर था और ये निडल यहां पर जाके रुक गया। ठीक है, ये निडल यहां पर जाके रुक गया, तो इनके बीच में क्या बना, एक एंगल बना थीटा। ठीक है, तो इतना ही आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। तो आप मैं कह सकता हूं कि कंट्रोलिंग टॉर्क किसके समानुपाती होगा, आपके थीटा के। ठीक है, जितना ज्यादा थीटा उतना ही ज्यादा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, और जहां पर ये रुक जाता है ना, जहां पर आपका पॉइंटर रुकेगा वहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और ये थीटा कितना शिफ्ट होगा, जितना आपके सर्किट में करंट होगा। ठीक है, जितना आप करंट प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, जितना आप करंट होगा उतना ही ये थीटा बनेगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आई है वो किसके समानुपाती होता है, फाई के। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल गया कि जो फाई होता है ना वो किसके समानुपाती होगा, आपके फाई के। तो जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होता है हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है, आपके आई की। ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपका जो करंट है वो थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो हम इन दोनों को रिलेट करके हम ये भी लिख सकते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है, आपके करंट के। ठीक है, तो ये बात यहां पर याद रखने वाली है कि जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है ना वो सीधे किसके समानुपाती है, करंट के। मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका स्केल होता है ना वो यूनिफॉर्म स्केल होता है। ठीक, क्योंकि यहां पर जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है वो आपके समानुपाती होता है सिर्फ करंट की पावर 1 की। ठीक है, तो यहां पर जो स्केल आपका बनेगा यूनिफॉर्म बनेगा। अब यूनिफॉर्म स्केल क्या होता है, ठीक है, अगर मैं आपकी स्केल कहूं ना तो मान लो ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ये 4 होगा। तो यूनिफॉर्म स्केल की खासियत ये होती है कि ये जो रीडिंग्स होती है इनकी बीच की दूरी सेम होती है। मतलब जितना 1 और 2 के बीच में जितना स्पेस होगा ना उतना ही आपके 2 और 3 के बीच में स्पेस होगा। तो इन स्केल को रीड करना आसान होता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्केल। ऐसा स्केल क्यों आया, क्योंकि आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क था वो सीधे समानुपाती हुआ है किसके, करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के ना सिर्फ। तो इस करंट का कोई पावर नहीं है, यहां पर इसकी पावर हम 1 कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है वो सीधे करंट के समानुपाती है, आई के। तो यहां पर जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म स्केल होता है, ये हमने याद रखना है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो यही इसके एक एडवांटेज भी है कि इसका स्केल होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, जिससे हम आसानी से रीडिंग लेने में हम आसानी से ले सकते हैं। फिर से देखना कि यूनिफॉर्म स्केल क्या होता है कि जो दो रीडिंग्स होती है उनके बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह सेम होता है। 1 और 2 के बीच में जितनी दूरी होगी उतना 2 और 3 के बीच में भी होगा। तो इससे आप आसानी से रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी रीडिंग लेने में। ठीक है, मान लो आपका कभी मिड भी गया है 3, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी दूरी पर 3 होगा करके। ठीक है, आप खुद से आप अज्यूम कर सकते हो कि यहां पर 3 है, क्योंकि पता है कि यूनिफॉर्म स्केल है तो इसकी और इसकी बीच की दूरी बराबर होगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हम जो पहला मेथड है वो है स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम। इसमें हम 2 स्प्रिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग लेते हैं। ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की। ठीक, तो इस यहां पर हम स्प्रिंग जब आपका पॉइंटर मूव करता है तो उसमें आपके स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी आपके पॉइंटर को मूव करने से विरोध उसका अपोज करती है, मतलब नहीं उसको मूव करने देगी, लेकिन आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको मूव कराएगा। तो इसके कारण इसका जो मूवमेंट होती है धीरे हो जाती है। देखो यहां पर अभी तक हमने 2 टॉर्क देखे हुए, एक है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो चाहता है कि पॉइंटर मूव करे, एक है कंट्रोलिंग टॉर्क जो चाहता है कि ये मूव न करे। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे मूव करता है। ठीक है, तो और उस जगह पर जाके रुक जाएगा जहां पर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होंगे। ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या है, पॉइंटर को रोकना। ठीक है, उसकी जगह पर रोकना और उसको वापस जीरो पॉइंट पे लेके आना आफ्टर मेजरमेंट। जब आप मेजर कर लोगे तो उसके बाद उसको वापस से कहां लाना, 0 पे लेके आना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और इसका जो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं उसमें जो आपका स्केल होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि यहां पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क आता है ना वो आई के समानुपाती होता है। तो ये आपने याद रखना है।
अगर आपका स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें जो आपका स्केल आएगा ना वो नॉर्मली क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म स्केल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें कंट्रोल सिस्टम में ही दो मेथड होते हैं कंट्रोल करने के, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम और अब दूसरा है आपका ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। दोनों आपने अच्छे से याद रखना है, ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एक में हमने स्प्रिंग यूज किया और याद रखना स्प्रिंग किसका बना रहता है, नॉर्मली फॉस्फर ब्रॉन्ज का। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, ठीक, और हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, जो आपका स्प्रिंग है ना उसका क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब आसानी से उसका रेजिस्टेंस चेंज हो टेम्परेचर कम ज्यादा होने से। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो नेक्स्ट है इसमें आप ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम का ही हिस्सा है जो आप कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हो ना, एक तो स्प्रिंग के द्वारा, एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है ना आपका, ये आपका क्या स्केल है, मान लो ये आपका स्केल है। ठीक, तो ये आपका पॉइंटर है। ठीक है, पॉइंटर से मूव करेगा, तो इस पॉइंटर से आपका एक मिनट, तो ये पॉइंटर है आपका, इससे आपका वेट जुड़ा रहता है। ठीक है, ये आपका एक वेट है। ठीक, ये एक वेट है, ये आपका पॉइंटर है, यहां पर 0 है, ये इस पे मूव करने वाला है। ठीक है, ये आपका वेट। ठीक है, कंट्रोल वेट कहते हैं इसको, ये वेट है आपका। मान लो यहां से इसकी दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की इसकी दूरी मान लो L मान लो। ठीक है, ये O पॉइंट है। ठीक, तो यहां देखो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम में हम एक वेट यूज करते हैं। ठीक है, एक वेट हम जो निडल लगा, जहां पर निडल होता है उससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब ये निडल मूव करता है ना उसके साथ ये वेट भी मूव करता है। तो अगर निडल मान लो कि ये जो पॉइंटर है जब आप मेजर कर रहे हो तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर चले गया आपका ये निडल, तो उसमें आपका जो वेट है ना वो भी मूव करेगा, तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि वेट आपका यहां पहुंच गया है, यहां से यहां। ठीक, ये आपका जो वेट था ये वाला हिस्सा वो यहां पहुंच गया है क्योंकि आपका पॉइंटर यहां पहुंचा हुआ है ना। ठीक, तो क्या होता है आपका, आपका जो पॉइंटर था वो यहां पर जाके रुका है। ठीक, इसी वेट के कारण। ठीक है, और ये वेट आपका इस पॉइंट पर, जहां पर ये पॉइंटर रुका हुआ है, इस पॉइंट पर आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो फिर ये एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर लेता हूं, इसी को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, वहां पर थोड़ा हो जाएगा एकदम कंजेस्टेड। तो ये आपका ये पैरेलल इसकी बना दिया। ठीक है, तो ये कितना है, थीटा है। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने इसी को यहां पर बनाया है ताकि मैं समझा सकूं आपको यहां पर। ठीक है, तो इसी लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन खींच दिया है इसको यहां पर दर्शाने के लिए। ठीक है, ये और ये सेम लाइन है। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा कोसाइन वाला कंपोनेंट, इसको कहूंगा मैं W cos थीटा, जिसके साथ कोण बनता है वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है इसके 90 डिग्री पे, ये कहलाता है आपका साइन कंपोनेंट, W sin थीटा। ठीक है, और ये आपका क्या है, W, इसी को मैंने यहां लिखा है। ठीक है, तो ये W था। ठीक, वेट, तो इसको मैंने यहां पर ड्रॉ किया इसके पैरेलल, और इसके दो कंपोनेंट है, एक कोसाइन कंपोनेंट और एक आपका साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा ना, जो आपका तो यहां पर दो कंपोनेंट है W के, तो ये जो W sin थीटा कंपोनेंट दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, ये जो W sin थीटा कंपोनेंट है ना, ये क्या करता है, आपको इस वेट को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो आपका पॉइंटर है ये धीरे मूव करेगा एक तो। ठीक है, और ये अपने वहां पर जाके रुक जाएगा जहां पर इसको मेजर करना है। ठीक है, किसके कारण, इस कंपोनेंट के कारण, क्योंकि ये W sin थीटा ही आपका इसको वापस अपनी जगह पर लाने की कोशिश करता है, इस वेट को। ये जो वेट यहां पहुंच गया ना, जब आपका पॉइंटर मूव करेगा तो ये जो वेट है, ये जो W वेट है ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो ये वेट इस कंपोनेंट के कारण, W sin थीटा के कारण वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करेगा। लेकिन हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी लगा रहे हैं, पहला वाला वो चाहेगा कि ना जाइए अपनी जगह पे,
तो दोनों टॉर्क के कारण आपका क्या होता है, पॉइंटर धीरे धीरे मूव करता है और उस जगह पर जाके रुक जाएगा जहां पर आपका दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो वेट है ना, ये ग्रेविटी के कारण तो नीचे को खींचेगा। ठीक है, ये जो वेट है ये ग्रेविटी के कारण तो नीचे खींच रहे हैं ना। ठीक है, तो यहां पर इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। ये आपका जो पॉइंटर से कनेक्ट है, ये वेट, ये ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर खींच रहा है। तो जब आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा तो ये वेट कहां जाएगा, इधर को जाएगा। ठीक है, ये वेट यहां की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे फिर इस वेट के, एक आपका डब्ल्यू साइन थीटा और एक डब्ल्यू कॉस थीटा। अब आपका जो पॉइंटर है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो वो तो चाहेगा कि आपका जो वेट है वो ऊपर की ओर जाए। ठीक है, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना इधर की ओर, तो आपका जो ये वेट है वो ऊपर की ओर जाएगा, इधर की ओर। ठीक है, मतलब ये क्लॉकवाइज की ओर जाने की कोशिश करेगा, वेट ऊपर की ओर। लेकिन आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, वो ऐसे जा रहा है, तो ये इसको उधर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस वेट के कारण, यहां पर ग्रेविटी के कारण, आपका ये जो डब्ल्यू साइन थीटा कंपोनेंट है, ये इस वेट को वापस अपनी जगह लाने की कोशिश करेगा ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो लेकिन आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या चाहेगा कि ना वो पॉइंटर आगे जाए और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी, सॉरी, ये जो वेट है ये भी उसके साथ इधर को मूव करे। ठीक है, क्योंकि पहले पॉइंटर यहां पर था तो आपका जो वेट था वो यहां पर था। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये आपका पॉइंटर है तो उसमें आपका वेट यहां पर है। ठीक है, अब आपका जो पॉइंटर है वो धीरे धीरे आपकी ओर यहां पर पहुंचा है। ठीक है, मान लो इतना करंट आपके सर्किट में है, तो ये जो आपका वेट है ना वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसके कारण, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण। ठीक है, क्योंकि आपका पॉइंटर मूव किया तो इस पॉइंटर के साथ साथ आपका ये जो वेट है वो भी कहां पहुंच गया, थीटा एंगल इधर को आ गया है। ठीक है, लेकिन अब यहीं पर पॉइंटर क्यों रुका, क्योंकि यहां पर जो ये वेट है इसको ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेगी। ठीक है, तो इस W का जो कंपोनेंट है डब्ल्यू साइन थीटा, ये चाहेगा कि ये अपनी वापस जगह जाए। ठीक है, तो अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्च चाहेगा कि ऊपर की ओर जाए और कंट्रोलिंग टॉर्च चाहेगा कि ये नीचे की ओर आए, लेकिन ये यहां पर रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर जहां पर भी वेट है, यहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क और आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर है, तो आपका पॉइंटर यहां पर जाके रुका हुआ है। मतलब आपके सर्किट में इतना करंट है या फिर इतना वोल्टेज है। ठीक है, तो यहां पर किसका यूज कर रहे हैं हम, ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। तो यहां पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ना, वो किसके समानुपाती होता है, ये होता है आपके डब्ल्यू साइन, या ऐसा भी लिख सकते हो आप, इक्वल टू, कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर होगा, यहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क होता है डब्ल्यू साइन थीटा एल। ठीक है, एल दूरी भी है ना, ये जो वेट है ये इससे जुड़ा हुआ है, तो कितनी दूरी, एल दूरी से, तो उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू एल साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डब्ल्यू एल साइन थीटा। तो यहां पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो किसके समानुपाती होता है, आपके साइन थीटा के। ठीक है, तो यहां पर जो स्केल होता है ना ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम पे, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ये इसमें सस्ता मेथड है। ठीक है, इसमें हमें सिंपल सा एक वेट चाहिए होता है, मेथड बहुत सिंपल है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करके इसमें कोई वो नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब स्प्रिंग वाले में देखोगे ना, टाइम के साथ साथ क्या होता है, स्प्रिंग आपका उसमें जंग लग सकता है। ठीक है, आपके एज के साथ, टाइम पीरियड के साथ आपका स्प्रिंग क्या होगा, उसमें जो खिंचाव है या फिर उसका जो खींचने की क्षमता है वो कम हो जाएगी धीरे 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 टाइम के साथ। लेकिन अब इसमें क्या वेट है, वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपने वेट लिया हुआ है, सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, बनाने में सिंपल है एकदम, उसमें हमें स्प्रिंग को एडजस्ट करना पड़ता है एकदम स्पिंडल से। स्प्रिंग वाले में ये थोड़ा सा मेथड सिंपल है, लेकिन बस इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इसका स्केल वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, स्प्रिंग वाले का क्या था, यूनिफॉर्म स्केल था। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, देखो ये आपका मान लो 1 है, तो 2 इतना दूर हो सकता है और 3 यहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 2 यूनिट के बीच में ना, 2 जो नंबर है उनके बीच में जो दूरी अलग अलग होती है, तो कभी आपका 3 मिट गया तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां पर 3 है। ठीक है, वैसे ही 4 यहीं पर होगा, 5 यहां पर होगा। कहने का मतलब जो स्केल की रीडिंग होती है ना, तो 2 नंबरों के बीच की जो दूरी होती है वो सेम नहीं होती है, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म स्केल पे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा रीडिंग लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, रीडिंग लेना आसान नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सिंपल है, इसका खर्चा कम होता है, चीप है। ठीक है, ये ठीक है, तो वेट को वेरी करके आप कंट्रोलिंग टॉर्क को कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, वेट को कम ज्यादा कर सके आप
कंट्रोलिंग टॉर्क को घटा बढ़ा सकते हो। आपकी मर्जी है, वेट ज्यादा लगाओगे तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वेट को कम ज्यादा करके आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोलिंग टॉर्क को कम ज्यादा कर सकते हो। बस इसमें खासियत वही है कि इसका स्केल क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल इसमें पाया जाता मतलब होता है इसका। ठीक है, और इसकी एक और खासियत क्या होती है, मतलब डिसएडवांटेज है, खासियत नहीं, डिसएडवांटेज क्या है, इसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना पड़ता है। क्यों, तभी तो ये जो वेट है ना ये नीचे क्यों लटका रहेगा। अब इसको आप टेढ़ा करके रखोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि वेट फिर दूसरे और चले जाएगा तो आपका मशीन ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसका खास मतलब इसका जो एक पॉइंट है कि इस मशीन को या फिर इस इक्विपमेंट को वर्टिकल रखा जाता है, वर्टिकल पोजीशन में ही रखा जाता है, ताकि ये वेट जब जीरो पोजीशन पर हो तो ये कहां की ओर हो, ग्राउंड की ओर हो ये वेट, कब, जीरो पोजीशन पे। ठीक है, ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम जब हम यूज करते हैं उस समय हम अपने इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकल पोजीशन पे ही रखते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑलवेज केप्ट इन वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, ठीक, तो ये आपका था ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। तो हमने जो कंट्रोलिंग टॉर्क था वो दो मेथड से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, पहला स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम, दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, मैंने आपके दोनों को फायदे बता दिए, ये थोड़ा सा सस्ता है, टेम्परेचर का इसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वेट को आप कम ज्यादा करके कंट्रोलिंग टॉर्क को कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कंट्रोल सिस्टम का, ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम का, इसमें आपका जो स्केल है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है, उससे आपको रीडिंग लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे ही रखना पड़ता है खड़ी अवस्था में। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, ठीक, तो इसलिए इसको हम जो आपके पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना इधर उधर ले जाने वाले, उस पर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर इधर उधर ले जा रहे हो तो जाहिर सी बात आप उसको हमेशा खड़े नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो हम नॉर्मली किसको प्रेफर करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसकी अपेक्षा। ठीक, ये वहां के लिए है जैसे किसी लैब में है तो मशीन अगर वहीं रखा है तो वहां पर आप उसको वर्टिकल रख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो पोर्टेबल छोटे मशीन होते हैं, आपको इधर उधर जाना है, ठीक है, साइट पे जाना है कहीं, तो वहां पर जो आपका मीटर होगा उसमें हम आपका स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम ही यूज करेंगे। तो हम किसको प्रीफर देने वाले हैं, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम को ही प्रीफर देने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा आपको कि कंट्रोल सिस्टम के मेथड क्या होते हैं, तो दो हैं आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के सिस्टम, पहला है स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, अब देखो फिर आपने स्केल को मूव करा दिया। ठीक है, स्केल आपका मूव हो चुका है। ठीक है, स्केल को आपने रोक भी दिया स्केल पॉइंटर में। ठीक है, ये आपका जो पॉइंटर था इसमें आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के द्वारा क्या किया, पॉइंटर को मूव भी कराया। ठीक है, पॉइंटर आपका गति भी करने लग गया, किसके कारण, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण। पॉइंटर आपका रुक भी गया जहां पर उसने रुकना था, किसके कारण, कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण। अब तीसरा जो टॉर्क क्यों चाहिए हमें, दोनों तो हो रहे हैं काम, पॉइंटर मूव भी कर रहा है, वापस अपनी जगह भी आ रहा है और वहां पर रुक भी रहा है जहां पर उसने रुकना चाहिए। तो अब तीसरा कौन सा टॉर्क है और क्या उसका यूज होता है, तो तीसरा जो टॉर्क है आपका वो है डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, तो डैम्पिंग टॉर्क का यूज क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो पॉइंटर होता है ना वो क्या करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क उसको रोक तो देगा लेकिन वो वहां पर वाइब्रेट करता है। ठीक है, देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये मूव करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण वहां पर रुकेगा, लेकिन रुकने के बाद भी वहां पर क्या करता है, वाइब्रेट करता है, आगे पीछे होते रहता है। ठीक है, तो इस वाइब्रेशन को या फिर इस ऑसिलेशन को रोकने के लिए ना हम किसका यूज इस्तेमाल करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो डैम्पिंग टॉर्क के कारण आपका जो पॉइंटर होता है वो स्थिर हो जाता है एक जगह पर और आप आसानी से रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक, तो आपका जो पॉइंटर है, ठीक, वो डैम्पिंग टॉर्क के कारण ही क्या होता है, आपका अपनी पोजीशन पर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है और आप आसानी से क्या कर सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डैम्पिंग टॉर्क है। तो जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वो हम आपके डिफरेंट मेथड्स से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग के उसमें 3 मेथड है। ठीक है, पहला है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग,
एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। दूसरा है एडी करंट डैम्पिंग, हाँ एडी करंट डैम्पिंग। और तीसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो ये तीन मेथड से आप क्या कर सकते हो, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं मैं क्या करके तीनों के बारे में। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का पहला मेथड है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका जो पॉइंटर है वो कनेक्ट होता है आपके पिस्टन से। ठीक है, वो आप जो पॉइंटर किससे कनेक्ट होगा, पिस्टन से। ठीक है, तो यहां पर डैम्पिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो जब ये पॉइंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, जब ये पिस्टन क्लॉकवाइज मूव करेगा तो उसमें क्या होता है आपका, ये पिस्टन बाहर की ओर आता है। तो जब ये पिस्टन बाहर की ओर आएगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है, किसकी अपेक्षा, बाहर की अपेक्षा। ठीक है, तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इस डैम्पिंग के टॉर्क के कारण क्या होता है, आपका जो पॉइंटर है वो ऑसिलेट नहीं करेगा फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, जहां पर ये रुकेगा वहां पर क्या होगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक पिस्टन होता है। ठीक है, एयर चैम्बर और एक चैम्बर है जिसमें पिस्टन क्या करता है, मूव करता है। और जब ये वापस अपनी जगह आता है उसमें भी वही सेम। तो जब ये क्लॉकवाइज करेगा तो पिस्टन बाहर आएगा, तो अंदर का प्रेशर क्या है, कम है, और बाहर का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो पिस्टन को बाहर आना है, तो पिस्टन को बाहर आते समय एक बल लगता है। ठीक है, एक फोर्स लगता है, हम जिसे क्या कहते हैं, डैम्पिंग टॉर्क नाम देते हैं। तो उसी डैम्पिंग टॉर्क के कारण आपका जो पॉइंटर का ऑसिलेशन होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो पॉइंटर वापस आएगा किसके कारण, कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण। तो जब ये वापस आ रहा होगा तो उसमें पिस्टन कहां जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। तो उसमें अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है बाहर की अपेक्षा, तो जिसके कारण फिर से डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, फिर से ये जीरो पे आके वाइब्रेट नहीं करता है। ठीक है, एकदम रुक जाता है। ठीक, तो पहला मेथड क्या था, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो ये वाला था। ठीक है, दूसरा मेथड था आपका एडी करंट डैम्पिंग। उसके लिए आपका ये है फिगर। ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग में क्या है, इसमें हम लेते हैं एक परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ठीक, एक परमानेंट मैग्नेट, एक डिस्क, एल्यूमिनियम डिस्क। ठीक है, थिन एल्यूमिनियम डिस्क, और आपका एक पॉइंटर जो स्पिंडल से कनेक्ट है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है, स्पिंडल, ज्वेल बेनिंग। ठीक है, और आपका स्केल, पॉइंटर सब सेम ही है। इसमें बस एक्स्ट्रा क्या होता है, डिस्क और आपका परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अब देखो कि इसका नाम क्या कहा गया, एडी करंट डैम्पिंग। तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जब आपका ये पॉइंटर मूव करता है तो उसमें आपका ये जो डिस्क है ये भी मूव करता है। ये डिस्क किससे मूव कर रहा है, आपका एक जो ये मैग्नेट है उस पर मूव कर रहा है, क्योंकि जो आपका ये एल्यूमिनियम का डिस्क है वो किस पे मूव कर रहा है, आपके इस मैग्नेट पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपके इस डिस्क में क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसमें करंट फ्लो होने लगता है, जिसको हम कहते हैं एडी करंट। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडी करंट। तो आपका ये जो डिस्क है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। ठीक है, तो जब ये चालक कहेंगे या फिर एल्यूमिनियम एक प्रकार का कंडक्टर है, तो ये डिस्क क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। तो उसमें क्या होगा, इसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, पहले ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस ईएमएफ के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। ठीक है, तो उस एडी करंट के कारण क्या होगा आपका, ठीक है, इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक, तो वो एडी करंट क्या करता है, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो लेंज लॉ के अनुसार क्या होता है, जिसके कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रखा है या फिर करंट इंड्यूस हो रखा है, वो उस कारण का क्या करता है, अपोज करता है। अब ये डिस्क रोटेट किया हुआ है, इसके कारण यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रखा है या फिर एडी करंट इंड्यूस हो रखा है। तो इस रोटेशन का, इस डिस्क के रोटेट होने का क्या करेगा, विरोध करेगा आपका। ठीक है, लेंज लॉ के अनुसार। ठीक है, तो इसलिए आपका जो पॉइंटर है वो ऑसिलेट नहीं करता है, फाइनल पोजीशन पर कहो या फिर आपके जीरो पे कहो। ठीक है, जब जीरो पर आ जाएगा फिर भी ऑसिलेट नहीं करेगा, और जब आपका जहां पर रुकना होगा इसने वहां पर भी आपका ऑसिलेट नहीं करेगा। फिर से सुन लो, जब आपका ये पॉइंटर मूव कर रहा होगा ना, आपने इसको किसी सर्किट से कनेक्ट किया,
तो ये पॉइंटर मूव करेगा आपको दिखाने के लिए कि कितना करंट है करके। तो जब ये पॉइंटर मूव कर रहा होगा तो उसके साथ, इस पॉइंटर के साथ ये डिस्क भी मूव करता है। तो ये जब डिस्क मूव करेगा तो ये चालक जब मूव करता है इस चुंबकीय क्षेत्र पे, क्योंकि आपको यहां पर क्या रखा है, परमानेंट मैग्नेट रखा है, तो आपका डिस्क रोटेट कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र पे, तो यहां पर क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ के कारण इस डिस्क में एक करंट फ्लो होता है, उस करंट को कहते हैं एडी करंट। तो उस एडी करंट फ्लो हो गया, ठीक है, फ्लो होने लग गया सर्किट पे, ठीक है। अब लेंज लॉ के अनुसार जो ये डिस्क है या फिर ये जो करंट है, ठीक है, ये अब उसका विरोध करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रखा है, ठीक है। लेंज लॉ के अनुसार जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रखा है, ठीक, ये उसका विरोध करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रखा है, ठीक है, लेंज लॉ के अनुसार। तो ये किसके कारण प्रोड्यूस हो रखा है, इसके रोटेशन के कारण, डिस्क के। अब डिस्क क्यों रोटेट हो रखा है, क्योंकि ये पॉइंटर मूव कर रहा है, तो इस पॉइंटर को नहीं मूव होने देगा, मतलब इसका विरोध करेगा। तो इसी विरोध के कारण, या फिर जिसे ही हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं, तो इसी टॉर्क के कारण आपका जो पॉइंटर है वो किसी पोजीशन पर ऑसिलेट नहीं करता है, रुक जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। और इसको हम वहीं यूज करते हैं जहां पर आपके पास परमानेंट मैग्नेट हो, ठीक है, ठीक हो गया। फिर ये था आपका एडी करंट डैम्पिंग। इसमें लास्ट है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका जो पॉइंटर होता है वो एक वेन के साथ, ठीक है, ठीक, वेन्स कहते हैं इसको, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रिप है और इसको डाला गया है एक फ्लूइड में, ठीक है, फ्लूइड से भरा हुआ एक कंटेनर है, उसमें रखा गया है। तो जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये स्पिंडल ये आपका क्या करेगा, पॉइंटर मूव करेगा ना, तो ये वेन भी मूव करता है। अब ये वेन किस में है, आपके फ्लूइड में है, तो फ्लूइड इसको मूव नहीं होने देगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो जिसके कारण आपका क्या होता है, आपका जो एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है यहां पर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है, ठीक। तो उस डैम्पिंग टॉर्क के कारण आपका जो पॉइंटर है ये ऑसिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो हमने क्या यूज कर रखा है यहाँ पर, फ्लूइड यूज कर रखा है, तो फ्लूइड के फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, क्योंकि जैसे आप पानी में ना अपना हाथ घुमाते तो आपको थोड़ा सा क्या लगता है, फोर्स टाइप का लगता है, ठीक है, देखो घूमता है, ऐसा नहीं कि नहीं घूमता है, हाथ घूमता है, लेकिन थोड़ा सा आपको फोर्स लगता है आपके हाथ में, फ्रिक्शन। तो वैसे आपका खाली अगर बाल्टी उसमें हाथ घुमाओगे तो आसानी से घूम जाएगा, लेकिन पानी से भरी बाल्टी को थोड़ा सा फोर्स लगता है उसमें घुमाने पे, ठीक है। तो वही फोर्स या फिर वही आपका टॉर्क हम यहाँ यूज करते हैं डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपका जो पॉइंटर है वो ऑसिलेट नहीं करेगा अपने फाइनल पोजीशन पर, ठीक है। तो ये था आपका डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। फिर से अब तो इतने सारे आपके टॉर्क हमने देख लिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखो, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम 3 प्रकार के टॉर्क यूज करते हैं। पहला है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसके कारण से आपका पॉइंटर क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, जिसके कारण से आपका जो पॉइंटर है वो आपके स्केल में मूव करेगा। मतलब आपका अगर ये स्केल है, ये आपका क्या है, स्केल है, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग, पहला टॉर्क क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसके कारण आपका जो पॉइंटर है वो मूव करेगा स्केल पे। दूसरा टॉर्क है कंट्रोलिंग टॉर्क, दूसरे टॉर्क के कारण आपका जो पॉइंटर है वो रुकेगा जहां पर उसने रुकना है, ऐसा नहीं कि सीधे उधर लास्ट कोने पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं। तो उसके लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं ताकि आपका पॉइंटर अपने स्थान पर रुक जाए जहां पर उसको रुकना है, ठीक, और वापस अपने स्थान पर भी आए, ठीक है। मेजरमेंट होने के बाद आपका जो पॉइंटर है वो अपनी जगह पे भी आना चाहिए, तो किसके कारण, कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण, ठीक है। अब तीसरा टॉर्क है डैम्पिंग टॉर्क। तो डैम्पिंग टॉर्क के कारण क्या होता है कि आपका जो पॉइंटर है वो फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग गया, कंट्रोलिंग टॉर्क लग गया और आपका पॉइंटर यहां पहुंच गया, लेकिन यहां पर ये क्या करेगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। तो इस वाइब्रेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क। तो डैम्पिंग टॉर्क के कारण ये अपने फाइनल पोजीशन पर स्थिर रहता है ताकि आप देख सको कि इतना करंट है, इतना वोल्टेज है। अब ये यहां पर ऑसिलेट कर रहा होगा तो आपको दिखेगा नहीं ना कितना करंट है करके, रीडिंग नहीं ले पाओगे, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं फिर, डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। तो आज आपने देखा कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कितने टॉर्क यूज करते हैं और वो कैसे कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आज के लिए ही बस इतना ही सोचो, तो आप घर में रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही।